इंडियन टीम को भी ऑल द बेस्ट फाइनल्स के लिए। शायद अगली वीडियो में हम लोग ट्रॉफी के संग बात करेंगे। लास्ट वीडियो में जो हम दोनों ने बात करी थी कि अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रॉफी के साथ मिलेंगे, और ऋतिक वही हो रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के चैंपियंस हम लोग बन चुके हैं। ऋतिक क्या लगता है, ये कहना सही होगा कि ग्रेटेस्ट ओडीआई टीम एवर इंडिया की है ये? बिल्कुल, मतलब ऐसा कहने में कुछ गलत नहीं है। स्पेशली हम लोग जिस कंडीशंस में खेले थे उन कंडीशन के हिसाब से तो मेरे को नहीं लगता है कि इससे अच्छी टीम खेल सकती है इंडिया की। ऑब्वियसली बुमराह होते वो एक चीज़ है बस, बट मुझे लगता है कि इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ये टीम 23 वर्ल्ड कप से भी एक कदम आगे थी, क्योंकि आपके पास बैटिंग इतनी डीप थी, बॉलिंग के इतने ऑप्शंस थे। प्योरली एक रीज़न था क्योंकि आपके पास ऑलराउंडर्स इतने अच्छे थे। ऋतिक सबसे बड़ी बात, इस बार ना गोल्डन बैट ना गोल्डन बॉल, लेकिन ट्रॉफी हमारे पास है। आईपीएल में हम देखते थे मुंबई इंडियंस के साथ कि ना ऑरेंज कैप ना पर्पल कैप, लेकिन ट्रॉफी उनके पास होती थी। ऐसा लगातार 3-4 सीजन तक हुआ है। वही सेम चीज़ इंडिया ने इस बार करी है। बहुत सारे सेंचुरी नहीं है इस बार टीम में, बहुत ज़्यादा रन्स किसी इंडिविजुअल ने नहीं बनाए, लेकिन सबका जो कंट्रीब्यूशन रहा है 40-50 का। बीच में हम श्रेयस और केएल की ज़रूर बात करेंगे। ऋतिक, इतना बड़ा टीम परफॉर्मेंस शायद हम 10 साल पहले अगर ये होते तो हम लोग मिडिल ऑर्डर में हम लोग कहीं ना कहीं लैग कर रहे थे। हमको 4 नंबर 5 नंबर अब आके मिला है प्रॉपर। तो ऋतिक, वो जो इंप्रूवमेंट आया है, अब हमको हमको ऐसा नहीं लगता कि ऊपर से 2 आउट हो गया तो हम हार जाएंगे। उसके बारे में क्या लगता है? मेरे ख्याल में सबसे बड़ा रीज़न ही ये है कि इसलिए हम जीते T20 वर्ल्ड कप। मुझे भी लगता है यही रीज़न था, क्योंकि आप केवल एक जने पे डिपेंडेंट नहीं थे, और उससे ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट आपको आज यहाँ दिखाई दिया है। मुझे लगता है ऐसा कि हम लोग जीते वर्ल्ड कप इसलिए क्योंकि आपके पास आप एक जने पे डिपेंडेंट नहीं थे। रोहित आउट हुआ तो रोहित के साथ उनके जगह लेने वाला एक इंसान बैठा हुआ था। विराट जल्दी आउट हो गया, बहुत बड़ा ब्लो था वो तो। अगर मैं बात करूं, अगर ये आप पहले किसी मैच में देखो, जब जब विराट जल्दी आउट हुआ है तब तक मैच इंडिया हारी है, इररिस्पेक्टिव बड़ा मैच हो छोटा मैच हो। मेजॉरिटी केसेस में तो ये हुआ है। ये सबसे हाईलाइट मेरे लिए, अगर मैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 याद करूंगा तो मैं यही सोच के याद करूंगा, क्योंकि वो किसी एक प्लेयर की नहीं थी, वो पूरी टीम की थी। अगर आप ऊपर से देखो, रोहित शर्मा और शुभमन गिल का स्टार्ट हमेशा जरूरी होता था। वो टीम को हमेशा ऑपोजिशन से आगे ले जाता था। हाँ। जो उनका कंपैरेटिव स्कोर होता था। उसके बाद विराट के आके जो एंकर का रोल है वो कोई वैसा नहीं कर पाता है। उसके बाद हम लोग श्रेयस की बात करें तो कभी भी सिचुएशन खराब होगी, भले वो स्पिन की बात हो, पेस का कोई इशू हो, वो दोनों को अच्छा खेलते हैं। अक्सर का जो रोल है मेरे ख्याल में, अक्सर की बात एक बार करनी चाहता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि श्रेयस का तो ऑब्वियसली आप जानते हो कि बैटिंग एक की पॉइंट रहा है। अक्सर ने जो चीज़ T20 वर्ल्ड कप में करी और जो चीज़ इस पूरे टूर्नामेंट में करी, वो फ्लोटर की तरह ऊपर आते थे, और हमेशा स्ट्राइक रेट आप देखो तो 90 के आसपास रहता था। उसकी वजह से श्रेयस को आसानी होती थी। श्रेयस के बाद जो केएल आते थे, केएल को भी आसानी हो जाती थी। तो मुझे लगता है कि ये जो सारे फैक्टर्स है ना, केएल और हार्दिक की तो हम लोग बात ही अभी करेंगे उसके बारे में। और स्पिन, मतलब आप जडेजा 8 नंबर पे, उनके 2 विकेट्स, चक्रवर्ती के 2 विकेट्स, कुलदीप के 2 विकेट्स, और शामी ने भी 5 लिया एक। तो मतलब अगर आप एक भी प्लेयर को हटा दोगे तो हो सकता है कि इंडिया फाइनल्स के सेमीफाइनल्स में भी अटकती। सेमीफाइनल्स में ऑब्वियसली मैच फंस गया था, लेकिन लास्ट में आके जो मिडिल ऑर्डर ने हमारा बचाया है। और देख, रोहित के इंटेंट पे बहुत सवाल हो रहे थे। बहुत सारे हमारे पुराने ग्रेड्स ने सवाल किए थे चैंपियंस ट्रॉफी के बीच में भी, उनके बड़े बड़े स्कोर नहीं आ रहे थे कि रोहित की इंटेंट, यार अगर वो रोक के खेलेंगे तो उनको शायद ज़्यादा स्कोर कर पाए। ऋतिक, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाद में उन्होंने बताया कि ये मेरा इंटेंट जो है, मैं इसी टेम्पलेट से खेलूंगा और सिचुएशन के हिसाब से खेलूंगा। ऐसा नहीं है कि मेरे को 100 या 150 रन नहीं बनाने हैं ज़रूर हर प्लेयर को बनाने, लेकिन जो टोन ऋतिक फाइनल में भी उन्होंने, हम लोग बीच में जब डगमा गए थे उसका फायदा जो हमें स्टार्ट ऐसी दे दी थी ना, उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा हमको इतना। और ऋतिक, रोहित के बारे में जितनी बात करेगा, मैं 2 आईसीसी ट्रॉफी जीत ली एज अ बैट्समैन भी। क्या लगता है अभी जो जिस इंटेंट के संग वो खेल रहे हैं अभी ओडीआई क्रिकेट, अभी उसकी हम बात करेंगे, अभी बहुत आने टाइम में खेलने वाले हैं, रोहित के इंटेंट को लेकर अभी भी क्या लगता है? नहीं, मुझे तो इंटेंट को लेकर कभी भी दिक्कत थी नहीं, क्योंकि आप टीम को देखो अगर, तो टीम में रोहित के साथ कौन खेल रहा है? शुभमन खेल रहा है। शुभमन के पास गेम है कि वो रुक के खेल सकते हैं। विराट कोहली ऐसे हैं कि जो रुक के खेल सकते हैं। श्रेयस ऐसे हैं कि रुक के खेल सकते हैं। तो अगर आपके पास 3 ऐसे प्लेयर हैं जिनका गेम ऐसा है कि वो एंकर भी कर सकते हैं, जब जरूरत पड़ी मार भी सकते हैं, तो रोहित का अटैकिंग खेलने में गलत क्या है? अगर रोहित वैसे खेलेंगे, जो आप ऑस्ट्रेलिया देखो, ट्रेविस हेड करते हैं, ट्रेविस हेड के साथ अभी तो परमानेंट ओपनर है नहीं, जो भी ओपन करते हैं तो बहुत ज़्यादा अटैकिंग क्रिकेट वो नहीं खेलते हैं। स्टीव स्मिथ आते थे उस समय, लाबुशेन आते हैं। तो ट्रेविस हेड को पता है कि मेरा रोल क्या है और इन लोग का रोल क्या है, उसको मिक्स नहीं करना चाहिए हमें। जब इंग्लैंड ने बेसबॉल स्टार्ट किया था, शायद उनका रेशियो सक्सेस का बहुत कम है बेसबॉल का। और इंडिया जब, तब हम लोग इंडियंस एज इंडियंस उनकी तारीफ करते थे कि ये देखो कैसे खेल रहे हैं, इनकी इंटेंट अलग है। अब वही इंटेंट के साथ हम खेल रहे हैं, तो शायद हमारे पुराने क्रिकेटर्स इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन रोहित को, उनको पता है उनको क्या करना है। और बेसबॉल का नाम इतना बड़ा है, उनका सक्सेस रेशियो बहुत कम है इंडिया, जो अभी इंडिया कर रही है T20 में और ओडीआई में। और फिर हम मिडिल ऑर्डर, केएल और हार्दिक, ये 2 रीढ़ की हड्डी रहे हैं इस टीम की। शायद जितना रोल ओपनर्स का रहा है उतना ही रोल इनका नीचे से रहा है। केएल, हार्दिक और अक्षर, इन तीनों के बारे में क्या रहेगा? बिल्कुल, केएल, हार्दिक और अक्षर। पहले एक बार अक्षर की बात करते हैं।
अक्सर की बॉलिंग में आपको विकेट्स नहीं दिखाई देंगे, लेकिन इकोनॉमी हमेशा अच्छी थी, इसकी वजह से बाकी बॉलर्स को विकेट मिले। फील्डिंग बहुत अच्छी थी। और बैटिंग की अगर हम लोग अक्सर की बात करें, मिडिल ऑर्डर में एक आपको लेफ्टी चाहिए था। अक्षर पटेल का खेलने का मेन रीज़न ये था क्योंकि आपको लेफ्टी चाहिए, और ऋषभ पंत आप समझो आप बाहर बिठा रहे हो, क्योंकि ऐसा भी करती थी। मैं बता रहा हूँ ये 2025 है, गौतम गंभीर कोच हैं और हमने बहुत हार देखी है, इसके वजह से अक्षर पटेल टीम में थे। अगर ये 2019 होता है, 2020 होता है, तो मुझे लगता है कि एक एक्स्ट्रा बैटर खेलता, हमारे पास 5 बॉलर होते, ऋषभ पंत होते शायद लेफ्टी की जगह। लेकिन यहाँ पे बिलीव था अक्षर के ऊपर कि नहीं भाई ये इंसान बैटिंग कर सकता है, और वो बिलीव के चलते कितना बड़ा बैलेंस मिल गया। हार्दिक से तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि हार्दिक टीम को बैलेंस देते हैं, बट अक्षर का बैटिंग इंपॉर्टेंस जो बढ़ा है, आईपीएल में बैटिंग अच्छी करी है, और जो सबसे बड़ी बात तो T20 वर्ल्ड कप में जैसा खेला, उसके वजह से टीम को भरोसा था कि आप इतना बड़ा रिस्क लो, आप अक्षर को एज आप भरोसा करके खिला सकते हो। केएल की बात करें, केएल के लिए ये रिडेम्पशन था और बहुत ज़रूरी था। मतलब हम दोनों तो अब आप अगर हमारी फर्स्ट वीडियो से लेके आज हम लोग की 100-150 वीडियोज़ हो गई हैं, आप कोई भी देखोगे केएल को लेके कभी हमारे अंदर डाउट था ही नहीं। और ये चीज़ मतलब मैं तो हम लोग सबसे ज़्यादा खुश होंगे पूरे इंडिया में, क्योंकि केएल ने परफॉर्म किया है, और केएल के पास जो स्किल है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है ओपन करने के लिए, या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी टाइम पे उनसे अच्छी मुझे लगता है कि जो क्रिकेटिंग सेंस होती है, सिचुएशन के हिसाब से खेलना विराट का बहुत अच्छा है, लेकिन केएल का भी अच्छा था। और जो केएल ने किया उसमें कोई नई चीज़ नहीं थी, वो दुनिया भूल गई थी, इसलिए ये सब इतना लग गया था कि केएल के लिए मतलब लोगों को लग रहा था कि परफॉर्म नहीं कर सकते। केएल ने जो किया, केएल अभी इससे भी बड़ी चीज़ें और करेंगे टेस्ट में भी, और होपफुली आगे आने वाले ओडीआई वर्ल्ड कप में, और जितना भी क्रिकेट इंडिया खेलेगी वाइट बॉल में। हार्दिक की अगर हम बात करें, हार्दिक का आपको एक सेट पैटर्न पता है, और हार्दिक वक्त के साथ साथ और अग्रेसिव होते गए हैं। और हार्दिक का भी मुझे लगता है वो रोहित वाला फंडा ही है, क्योंकि हार्दिक को ये पता है कि मेरे साथ में राहुल खेल रहे हैं, अक्सर भी है आसपास, मैं आउट हो गया तो जडेजा है, तो उस इंटेंशन के साथ जब आपको पता है कि मेरे आसपास 2 या 3 ऐसे लोग हैं जो जब हार्दिक आते हैं तो 10 ओवर मैक्स बचते हैं, तो 10 ओवर में अगर आपको पता है कि मेरे साथ 3 बैटर ऐसे हैं जो गेम निकाल सकते हैं, आप खुल के खेलो फिर उस चीज़ को। तो केएल की एबिलिटी यार हमको शक नहीं था, केएल की एबिलिटी यही है, बस वो परफॉर्मेंस में नहीं आई थी 2023 वर्ल्ड कप में भी। ऐसा नहीं था उनका बहुत खराब टूर्नामेंट गया था, वो भी बहुत अच्छा गया था, बस वही है कि लाइमलाइट में केएल आते हैं। केएल की एबिलिटी पे हमको कभी भी शक नहीं था। बॉलिंग लाइनअप पर हम आएंगे, उससे पहले मैं गौतम गंभीर की बात करना चाहता हूँ। गौतम गंभीर बीजीटी में इतना अच्छा परफॉर्मेंस, हम लोग श्रीलंका से हारे, न्यूजीलैंड से हारे, और हम लोग घर पे भी शायद एक सीरीज और कोई हारे थे। गौतम गंभीर के ऊपर बहुत सवाल हो रहे थे कि रोहित और गौतम की कंपराटरी कैसी रहेगी। अब गौतम गंभीर ने भी प्रूफ कर दिया, एक आईसीसी ट्रॉफी उनकी कैबिनेट में आ गई है, और एक बहुत अच्छा स्टैट्स है, जब गौतम गंभीर आईसीसी के फाइनल में आए हैं कभी हारे नहीं है। और ये ट्रॉफी मिसिंग भी थी, और ये बहुत अच्छा स्टार्ट है ये। मतलब आपको ऐसे ये स्टार्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, रादर देन एवरेज क्या है, स्ट्राइक रेट क्या है, ये है कि आप बड़े मैचेस में आपका क्या इंपॉर्टेंस है, और ये बहुत अच्छा स्टार्ट है गंभीर का। ओडीआई वर्ल्ड कप एज अ प्लेयर जीते हुए थे, T20 वर्ल्ड कप एज अ प्लेयर जीता था, ये रह गया था, तो ये एज अ कोच जीत गए, तो ये अच्छी चीज़ है। कैमराडरी की बात करें तो मेरे ख्याल में ना एक सबसे अच्छी चीज़ जो इस इंडियन टीम ने करी है, वो कम्युनिकेशन हमेशा से बहुत क्लियर रखा है। आपको कभी भी इन्वायरमेंट खराब दिखा नहीं है। बीजीटी में भले ही हम लोग हारे, 4-1 ऑस्ट्रेलिया से हारना ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी टीम है सामने। वो हम लोग ऐसा क्यों एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि इंडिया हर जगह डोमिनेट करेगी। परफॉर्मेंस के हिसाब से कुछ कमियां थी, उस चीज़ की एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है, लेकिन उस चीज़ को मतलब एग्जैजरेट करना ठीक नहीं है। जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया आती है तो ऑस्ट्रेलिया कब जीतती है, लेकिन वो एक्सेप्टेंस है उस चीज़। टेस्ट क्रिकेट में हम अभी भी मानते हैं हमारी टीम परफेक्ट नहीं है, टेस्ट क्रिकेट में जो फ्लॉज हैं वो अभी भी है। ओडीआई जीतने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग ओडीआई जीत गए तो टेस्ट में भी नंबर 1 हो गए। टेस्ट क्रिकेट में रहते कि अभी बहुत काम हमारी टीम में होना है। हाँ। कुछ यंगस्टर्स हैं जो बहुत एक्सेप्शनली वेल कर रहे हैं, जयसवाल है, सीनियर प्लेयर्स को थोड़ा सा अभी टेस्ट क्रिकेट अभी आएगी जून से, तो हम उसके बारे में जरूर बात करेंगे। और रहते कि एक बार मैं बॉलिंग यूनिट पे आता हूँ। बॉलिंग यूनिट में हमारे 4 स्पिनर्स, उनका कोई तोड़ नहीं था दुबई में, और जो हमारा जो कोर था स्पिनर्स कर रहे थे, कुलदीप, वरुण, अक्षर और जडेजा, इन 4 ने जो शिकंजा कसा है सारे मैचेस में, या हम डिफेंड कर रहे हो या हम चेस कर रहे हो, उन्होंने 250 से ऊपर सामने वाली टीम को, मतलब एक बार भी ऐसे नहीं होने दिया कि आप सामने वाली टीम शुरू में गेम में आती है, उसके बाद जैसे ये चारों आते हैं वहां से गेम की पूरी टोन जो हमने फाइनल में देखा, 7-8 ओवर में ऑलमोस्ट 6.5 या 7 के रन रेट से न्यूजीलैंड खेल रही थी। उसके बाद जैसे ये 4 आए, उसके बाद से जो रहते 10 से लेकर 40 ओवर तक जो गेम चला है, शायद उसमें मुश्किल से 10 या 12 चौके आए होंगे। नहीं तो, हाँ, मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि इंडिया में अगर हम बात करें सबसे बड़ा रीजन चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का अगर इस टीम का रहा है तो स्पिन बॉलिंग रही है। बहुत सवाल उठाए थे जब हम 4 स्पिनर ले जा रहे थे स्क्वाड पे, बहुत सवाल उठे थे। पर्सनली मतलब मैं सच बताऊं तो मतलब मैंने सवाल नहीं उठाया था, बट डाउट तो मुझे भी था कि क्या हम मतलब इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, एक पेसर और हो सकता है, लेकिन हम लोग के पास बैकअप पेसर्स भी अगर देखो तो अर्शदीप और हर्षित थे, वो हमने खिलाया नहीं, वो इसलिए क्योंकि कंडीशंस को अच्छे से रीड किया।
बट हाँ, जैसे कि तूने बोला कि सवाल बहुत उठे, लेकिन क्यों एक जो प्रोफेशन जो वहाँ पे है उसकी अंडरस्टैंडिंग को आप सेकंड थॉट नहीं कर सकते। ऑब्वियसली 10 में हर बार ठीक नहीं जाएगी किसी की, बट आपको हमको ये सोचना चाहिए कि कोई इंसान वहाँ पे है उस पोजीशन में है जिसका जिम्मेदारी है ये सब चीज़ों का देखने का। तो ऑब्वियसली ये वसीम अकरम भी कह रहे थे कि इंडिया में एक चीज़ है कि आपकी प्लानिंग हमेशा बहुत अच्छी होती है। IL T20 वहाँ पे चल रहा था चैंपियंस ट्रॉफी से कुछ दिन पहले, IL T20 दुबई में हुआ, दुबई का फाइनल हुआ, स्पिनर्स का बहुत बड़ा रोल था। इन सब चीज़ों को नोटिस होती, ये सब चीज़ें नोटिस होती हैं। अब हम लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं, बट जो कोच है जिसको पता है कि मेरी टीम जाने वाली है वहाँ पे, वो सारी चीज़ें देखेगा। इसी के चलते 4 लेके गए और आपने उसमें से खिला भी दिए, मेजॉरिटी 5 लेके गए, 4 खिलाए। और मतलब हम लोग बात करें कि स्पिन का जो इम्पैक्ट था, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में डिफरेंट स्पिन था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में डिफरेंट स्पिन था। ऑब्वियसली इंडिया की टीम बैटिंग स्पिन के अगेंस्ट अच्छी करती है, लेकिन हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि ना ऑस्ट्रेलिया के पास ऐसा कोई बहुत बड़ा स्पिनर था, सेम चीज़ न्यूजीलैंड के पास जितना था जैम्पा, न्यूजीलैंड के पास सैंटनर थे, और उसके अलावा जिस तरीके से ब्रेसवेल ने बॉलिंग करी या पार्ट टाइमर्स ने बॉलिंग करी, हम लोग रचिन की बात करें या फिर हम लोग ग्लेन फिलिप्स की बात करें, उन्होंने कमी नहीं छोड़ी। लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा कि डिफरेंस कहाँ निकला, वो स्पिन में निकला मेरे हिसाब से। ऋतिक, स्पिनर्स ने जसप्रीत बुमराह की कमी बिल्कुल नहीं खरीदी। और शायद मतलब हम दोनों का तो यही मानना है कि ये ट्रॉफी जसप्रीत बुमराह को डेडिकेट करनी चाहिए कि जो उन्होंने जितनी सर्विस उन्होंने दी इंडियन क्रिकेट को पिछले 7-8 सालों में, शायद उनसे बड़ी सर्विस अभी तक किसी ने नहीं दी है। हर बार फंसे हुए मैच में उन्होंने हमको निकाला है और जिताया है। और ऋतिक, अब हम बात करते हैं रोहित और विराट के फ्यूचर को लेके, जो शायद इतनी बड़ी डिबेट नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब तक उन दोनों लेजेंड्स के मुंह से कोई बात नहीं आती, हम दोनों या कोई भी के पास इतना राइट नहीं है कि उनके फ्यूचर को लेके बात कर सके। रोहित और विराट ने साफ, विराट का जब साइमन डुल के संग इंटरव्यू हो रहा था, उन्होंने एक हिंट दे दिया, जब तक हम टीम को बिल्ड कर रहे हैं, जब हमको लगेगा कि बाकी यंगस्टर्स पूरे पक चुके हैं, हम अपने जब उनको सही लगे वो आराम से अपना मतलब लीव करके उस हिसाब से करेंगे। रोहित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ बोला है कि मैं अभी इस फॉर्मेट से कहीं नहीं जा रहा हूँ, T20 से दोनों रिटायर हो चुके हैं, वर्कलोड मैनेजमेंट का भी इतना बड़ा इशू नहीं है। तो ऋतिक, ये 2 फॉर्मेट अब ये दोनों प्लेयर्स खेलते हैं, और ओडीआई क्रिकेट तो वैसे ही बहुत कम होती है, ओडीआई क्रिकेट आने वाले टाइम में भी बहुत कम है। अब इस फॉर्मेट को लेके और इन दोनों के फ्यूचर को लेके क्या लग रहा है? नहीं, मेरे को तो ये लग रहा है कि जितना ओडीआई क्रिकेट होगा उतना खेलेंगे। बाकी टेस्ट क्रिकेट क्योंकि अब बढ़ रहा है, मतलब हम लोग पहले बात करें उस हिसाब से टेस्ट क्रिकेट इंडिया अच्छा खासा खेल रहा है। इंडिया का शेड्यूल ऐसा हो गया है कि अच्छी बात है कि आपने T20 से रेस्ट ले लिया है, क्योंकि मतलब बहुत प्लेयर्स करते हैं, सबके अपने अपने डिसीजन है। स्टीव स्मिथ ने ओडीआई से लिया है, बेन स्टोक्स ने ओडीआई से लिया था। तो आपको अगर आप एक फॉर्मेट से हट रहे हो तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, और मेरे ख्याल में बल्कि ज़्यादा बेटर डिसीजन है विराट का और रोहित का, या आप T20 से हट गए, क्योंकि ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट फिर भी एक सिमिलर टेम्पो पे आप जा सकते हो। तो मुझे लगता है कि अडेप्टेबिलिटी की दिक्कत नहीं आएगी। और पर्सनली मुझे तो ये लगता है कि इंडिया, विराट और रोहित और अच्छा खेलेंगे टेस्ट और ओडीआई। और बात करते हैं उनके फ्यूचर की, तो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा रिदन बोला कि हम लोग को तो खैर हम लोग इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए। जो हमें लगता है, मैं एक बार वो बोलना चाहूँगा, 27 ओडीआई वर्ल्ड कप बहुत पास है, बहुत पास है। ऑब्वियसली उस टाइम पे क्या फिटनेस है, फिटनेस का तो मेरे को लगता नहीं कभी भी कंसर्न था। उनका क्या रीज़न है, उनका क्या मन है, अगर लगता है उनका मन है खेलने का, मोटिवेशन है, तो खेलना चाहिए। और मेरे हिसाब से इस समय हम लोग को ये समझना पड़ेगा, जो पहले के प्लेयर्स 39-40 पर रिटायर होते थे, या कभी हम किसी इंटरनेशनल प्लेयर, फॉरेन प्लेयर, बहुत आम था 40 तक खेलना। हाँ, मतलब पहले का और पहले की जो फिटनेस लेवल थे, आज के फिटनेस में बहुत फर्क है। अगर आज का कोई प्लेयर मतलब 39-40 में चाह रहा है वो खेलना है, तो आप उसका फिटनेस लेवल देखो, अगर फॉर्म ठीक है तो उस पर फिर हम ये नहीं क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई यंगस्टर की जगह नहीं हो रही है। T20 में रोहित और विराट को रिटायर हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। इंडिया की टीम क्या डोमिनेंस कर रही है T20 वर्ल्ड कप में, जो ट्रांजिशन, हाँ, तो ट्रांजिशन का दिक्कत इंडिया जैसी टीम्स को नहीं है। विराट ने जो अपनी लाइफ में सैक्रिफाइसेस किए हैं, वो कोई ऐसे 37-38 में रिटायर होने थोड़ी किए हैं। 37-38 में तो आम प्लेयर भी रिटायर हो जाता है। तो विराट और रोहित में जो एक बाकी प्लेयर्स से दोनों को अलग बनाता है, वो शायद इनकी फिटनेस ही है। रोहित को भी लोग बहुत उनकी बॉडी शेपिंग पे वो बोलते हैं, लेकिन रोहित भी अभी जो कर सकते हैं, शायद दुनिया क्रिकेट में बहुत छक्के मारने के लिए बहुत पावर चाहिए, लेकिन उनके पास वो जो एबिलिटी है वो शायद दुनिया में किसी के पास नहीं है। और नहीं, 6 वाली बात भी नहीं, मतलब एक सिंपल बात मेरे ख्याल से 99% लोगों को समझनी पड़ेगी कि अगर जो इंसान फिट नहीं है वो टिक ही नहीं पाएगा, 100% इंजरी हो जाएगी। आप ये बात समझिए, अगर जो भी देख रहा है ये, अगर कोई प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है और उसको अगर फिटनेस का 1% भी कंसर्न है, तो आप ये बात मान के चलिए, मेरी गारंटी है, स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकते हैं बात, जो भी क्रिकेट खेल रहा है, अगर वो इतनी क्रिकेट जितनी ये दोनों खेल रहे हैं, अगर वो लोग में से कोई भी फिट नहीं होता, 100% अभी तक इंजर्ड हो गया होता। 100% इंजर्ड। और ऋतिक, सबसे बड़ी बात, हम लोग जो बोल रहे हैं इनको रिटायर, हम लोग क्या, जो बाकी आउटसाइड नॉज आ रही है रिटायर, कुछ खराब तो कराओ इन्होंने, तभी ये बात है। और क्या, कुछ खराब तो कराओ इन्होंने कि हम इनको रिटायर करें, या तो रोहित ने कुछ जीता ना हो, या बैटिंग नहीं आ रही हो कोहली की। तो अगर आपको उम्र देख के करना है, फिर तो कोई लॉजिक नहीं बनता कि 40 का हुआ तो आप बाहर हो जाओ। वो तो कोई लॉजिक नहीं बनता। ऋतिक,
और एक मैं एक मैनेजमेंट के ऊपर बात करना चाहता हूँ। टीम इंडिया का जो मैनेजमेंट है जो बहुत अनसंग रह जाता है हर बार, जो बैकएंड पे जो चीज़ें होती हैं वो हम कैमरा के आगे, अब तो इतना सोशल मीडिया पे हमको दिखता है कैसे वर्किंग हो रही है, लेकिन जो बैकएंड टीम पे और जो इंडियन टीम पे या कोर पे एक एलिगेशंस लगे थे कि दुबई में खेल रहे हैं सारे मैचेस, पूरा स्क्वाड इन्होंने हिसाब से बनाया है, बहुत सारे फायदे। अश्विन की एक वीडियो आई थी, उसमें उन्होंने साफ बोला 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी में साउथ अफ्रीका सारे मैचेस एक ग्राउंड पे खेला, तब भी वो नहीं जीता। हाँ। और शायद इंडिया अगर पाकिस्तान में भी खेलती तो भी ऐसे डोमिनेंस होता और इससे भी ज्यादा होता। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली, क्योंकि जिस तरीके से साउथ अफ्रीका वाली बात थी वो बिल्कुल ठीक थी। और हाँ, ये बात बिल्कुल एग्जैक्ट है। अगर आप डिफिकल्ट कंडीशंस में टीम ऐसा परफॉर्म कर रही है, अगर फ्लैट मिल जाता वहां पे, तो उसमें इनके स्पिनर्स बाकी, मतलब मैं कह रहा हूँ टीम ऑन पेपर जब अच्छी है तो अच्छी कंडीशन में वो बाकी उससे अच्छा ही खेलेगी ना। और ये बात एक समझनी चाहिए कि रीजंस क्या थे डोमेस्टिक, मतलब दुबई में खेलने के पॉलिटिकल रीजंस थे। आपको अगर अलग करना है तो आप चाहोगे ना कि एक फिजिबिलिटी बैठे। अगर इंडिया को ट्रैवल ही कराना होता तो 3 से उसमें करा देते दुबई में, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं हो उन बातों का। ये समझना बहुत ज़रूरी है ये हमको कि जितने भी लोग वो करें, ऑब्वियसली थोड़ा एक एडवांटेज होगा क्योंकि आप वहीं पे खेल रहे हो, ट्रैवल कम है, बट उसके पीछे रीजंस क्या है। और अगर नहीं भी होता तो क्या फ़र्क पड़ता है इस टीम को। जहाँ क्रेडिट मिलना चाहिए वहाँ क्रेडिट दो। और मेरे ख्याल में जो चीज़ एक्सेप्टेंस की है, मतलब मुझे है एक्सेप्टेंस की थोड़ा बहुत एडवांटेज था, लेकिन उससे आप ये नहीं क्रेडिट ले सकते कि टीम मैच विनिंग या फिर चैंपियंस ट्रॉफी डिजर्व नहीं करती है। तो ये इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है मेरे हिसाब से। इस वीडियो में इतना ही। कॉन्ग्रेचुलेशन टू टीम इंडिया, फाइनली हम दोनों 2013 से इस गेम को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से ही हमने इस गेम को फॉलो करना स्टार्ट किया था, और शायद 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जीता है, हमारी जो एक टीम थी जो अभी भी खेल रही है, और क्या पता हमको 2-3 साल और देखे, यही टीम थी, इसी टीम को देखना हमने स्टार्ट किया था, वही टीम दोबारा चैंपियंस ट्रॉफी जीती है।